इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 44 AD, जो बिजनेसमैन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। स्पेशली वो स्मॉल बिजनेसमैन के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मेरा सेक्शन 44 AD इनकम टैक्स एक्ट पर ही डिपेंड है। और फ्रेंड्स, मैं हूँ राजकुमार अरोड़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरोड़ा क्लासेस। तो बिना देरी किए हम आज पढ़ेंगे सेक्शन 44 AD क्या है इनकम टैक्स में, और इसकी इनकम टैक्स में टैली प्राइम में एंट्रीज कैसे की जाती है। तो मैं आपको बता दूं, सेक्शन 44 AD है प्रेजम्पशन इनकम के बारे में, जो एज्यूम करके चलती है इनकम टैक्स में बिजनेसमैन की इनकम सेल्स के टर्नओवर पर। तो इसको मैं समझाने के लिए आपको एक केस बताता हूँ, उस केस के डिपेंड से ही मैं क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। आप समझिए कि ये है मिस्टर परवीन, इंगेज्ड इन रिटेल ट्रेड, रिटेल ट्रेडिंग कर रहा है कोई। रिपोर्ट टर्नओवर रुपीज 2,98,50,000, 2,98,50,000 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, यानी कि असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। अमाउंट रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 14 लाख, और कैश में सेल करी है इसने 14 लाख। एंड बैलेंस थ्रो प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स और ऑन बिफोर 31 अक्टूबर 2024। और बैलेंस उसने कैसे करी है? इलेक्ट्रॉनिक मोड से, यानी कि चेक से या गूगल पे, पेटीएम जैसे भी लोगों ने पेमेंट कर दिए, लेकिन कैश नहीं दिया, बैलेंस पेमेंट। His income from the said business as per the books of accounts account is rupees 15 lakh compared as per chapter 4D professional gains from business of profession of the income tax in 1961। उसकी इनकम जो बुक्स अकाउंट्स में इस तरीके से आई है 15 लाख रुपए। ठीक है, प्रॉफिट प्रॉफिट एंड गेन्स फॉर बिजनेस ऑफ प्रोफेशन में उसकी इनकम आई है 15 लाख रुपए। ठीक है, और रिटेल ट्रेड इज द ओनली सिक्योर ऑफ सोर्स ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर प्रवीण। उसका सिर्फ एक रिटेल ट्रेड है बिजनेस का, और कुछ नहीं है। असेसमेंट ईयर 24-25 वाज द फर्स्ट ईयर फॉर विच ही डिक्लेयर्ड हिज बिजनेस इनकम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द प्रेजेंटिव टैक्सेशन सेक्शन 44 AD। आपको पहले ही बता दूं, सेक्शन 44 AD क्या है। सेक्शन 44 AD है प्रेजेंटिव इनकम टैक्स के लिए, यानी कि एज्यूम करके चले हम। अब ये किसके लिए होता है? ये उसके लिए अप्लाइड हो सकता है जो अपना टैक्स ऑडिट नहीं करा रहे हैं, या उनका टैक्स ऑडिट कंपलसरी नहीं है। वो अपनी इनकम चाहे तो प्रेजेंटिव टैक्सेशन में सेक्शन 48 में, सेक्शन 44 AD में डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इस बिजनेसमैन, ये सिचुएशन ये है हमारे पास कि इस बिजनेसमैन की 2,98,50,000 की इनकम है। 14 लाख की उसने कैश में इनकम रिसीव करी है, बाकी की बैंक या बैंक के थ्रू करी है, चाहे किसी भी मोड से होती है, चेक से, ठीक है, नेट बैंकिंग से, या फिर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह कोई से भी मोड से, या कार्ड से। और वो कह रहा है कि हिज इनकम फ्रॉम द सेड बिजनेस एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज रुपी 15 लाख कंप्यूटर एज पर द प्रोविजंस चैप्टर 4D। 4D के चैप्टर के हिसाब से उसकी 15 लाख रुपए इनकम आ रही है। अब क्वेश्चन ये आता है, फर्स्ट नंबर 1 पे आ जाइए। क्वेश्चन ये आता है फर्स्ट, कि क्या इफ इज मिस्टर परवीन एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर प्रेजेंटिव डिटर्मिनेशन ऑफ हिज इनकम चार्जेबल टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25, जिसकी इनकम सेल्स 2,98,50,000 है, 14 लाख रुपए कैश है, बाकी बैंक से है। तो क्या वो प्रेजेंटिव इनकम एज्यूम कर सकता है सेक्शन 44 AD में? पहला क्वेश्चन है। ठीक है, अभी इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट में देखेंगे, और साथ में टैली प्राइम में कैसे इसकी एंट्री करी जाएगी इसकी भी हम एंट्री देखेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आते हैं, पहले सेकंड क्वेश्चन था इसको देख लेते हैं। यस, यस, since his cash received during the previous year does not 5% of the total turnover। जितना भी टर्नओवर है ना आपका, जितना भी सेल करिए ना आप, और जो कैश में रिसीविंग करी है, कैश डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। कैश कैश रिसीट्स डिवाइड बाय टोटल सेल्स इनटू 100 इज इक्वल टू 5% से अगर कम रहता है, एंड हिज टोटल इनकम टर्नओवर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23 बिलो 3 लाख, और टोटल इनकम 300 लाख यानी 3 करोड़ से कम रहती है, ही इज एलिजिबल फॉर प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम अंडर सेक्शन 44 AD इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज रिटेल ट्रेड बिजनेस। तो वो सेक्शन 44 AD में प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम में आ सकता है, अगर वो आना चाहता है, अगर वो अपना टैक्स ऑडिट नहीं करवाना चाहता है। अगर वो टैक्स ऑडिट कराना चाहता है तो उसकी मर्जी है, अदरवाइज उसकी रिटर्न सेक्शन 44 AD में डाली जा सकती है। क्या कंडीशन है? उसकी कैश रिसिप्ट
जितनी भी सेल हुई है उसका 5% से कम होना चाहिए, उसका प्रीवियस ईयर में टर्नओवर 300 लैक्स यानी कि 3 करोड़ से कम होना चाहिए, तो वो चाहे तो अपने आप को सेक्शन 44 AD में डिक्लेयर कर सकता है। नंबर 1 सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, अब आते हैं सेकंड। इफ सो determine his income from retail trade as per the applicable presumptive provisions, अगर है तो बताइए कि इसकी कितनी इनकम मानी जाएगी। तो फ्रेंड्स देखते हैं हम कितनी इनकम है। बहुत सिंपल सा एक लॉजिक है, मैं आपको बता दूं कि जिस भी बिजनेसमैन की सेक्शन 44 AD में हम इनकम डिक्लेयर करना चाहते हैं और अगर प्रोविजन उसके लिए परमिशन कर रहा है, तो उसकी इनकम अगर कैश में रिसीविंग हुई है तो उसका 6% यानी कि टर्नओवर का 6% जो भी कैश में रिसीव हुआ है, और अदरवाइज 8%। अदरवाइज मतलब अगर जो बैंक में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से सेल्स टर्नओवर वगैरह रिसीव करा है तो उसका 8% हम इनकम डिक्लेयर करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हिज इनकम फ्रॉम रिटेल ट्रेड अप्लाइंग द प्रिजम्पटिव टैक्स प्रोविजन अंडर सेक्शन 44 AD वुड बी, तो 14 लाख रुपए उसने कैश में रिसीविंग करी थी, 14 लाख रुपए का 8%, कैश वाली का 8% यानी कि 1,12,500, और जो अदर्स 2,84,50,000 जो बैंक में रिसीविंग करी थी उसका 6%। जो भी बैंक में रिसीविंग करते हैं सेल का 6%, और जो भी कैश में रिसीविंग करते हैं सेल्स का 8% हम प्रेजेंटिव सेक्शन 44 AD में प्रेजेंटिव प्रोविजन में ला सकते हैं। तो हमारे पास इसकी इनकम हुई 18,19,000। थर्ड केस आती है, in case Mr. Parveen does not opt for presumptive taxation of income from retail trade, what is his obligations under the Income Tax Act 1961? अगर वो कहता है कि मुझे ना कि ये प्रेजेंटिव, मुझे भैया ये 18,19,000 में मेरी इनकम बैठ गई है, नहीं मैं नहीं ये बना उठाना चाहता, मुझे ये नहीं लेनी है, प्रेजेंटिव इनकम टैक्सेशन स्कीम नहीं ऑप्ट करनी है, तो मेरे लिए क्या ऑब्लिगेशन है, मुझे क्या करना पड़ेगा इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से, कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे ना प्रेजेंट इनकम टैक्स दूँ, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से जो इस हिसाब से 2 करोड़ हमारे उसमें आया, हमारा 18,19,000 रुपये का हमारी इनकम बैठी है उस पर टैक्स देना पड़ेगा, तो कोई और तरीका हो तो वो बताने के लिए कह रहा है, यानी कि ऑडिट के केस में। देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। Mr. Parveen had declared profit for the previous year by states in accordance with the presumptive provisions, and if he does not opt for presumptive provision for any of the 5 consecutive assessment year, that is 24, 25 to 2028, 29, he would not be eligible to claim the benefit of presumptive taxation for 5 assessment years subsequent to the assessment year relevant to the previous year in which the profit has not been declared in accordance the presumptive provisions, that is if it does not opt for presumptive taxation in say previous year 24, then he would not be eligible to claim the benefit of presumptive taxation for assessment year 25-26 to assessment year 29-30. Consequently, Mr. Praveen is required to maintain the books of accounts and get them audited under section 44 AB since in his income exceeds the basic exemption limit. देखो एक रूल ये है कि भाई ये सारी कहानी क्या बताती है कि अगर आपने प्रेजेंट इनकम एज्यूम नहीं करी है तो आप पूरे अगले 5 सालों के लिए, यानी कि इस केस में 2024-25 से लेकर असेसमेंट ईयर 2028-29 तक उसको पूरी क्लेम नहीं कर सकता है, प्रेजेंट इनकम टैक्स के बेस में नहीं आ सकता है, उसको अपना टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। तो मिस्टर प्रवीण इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड गेट, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगी इस केस में, एंड देम ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44 AB में, उसको ऑडिट कराना पड़ेगा अंडर सेक्शन 44 AB में सिंस इन इनकम एक्सीड्स द बेसिक इंजम्पशन लिमिट। ठीक है, अब व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग हिज रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स अंडर बोथ द ऑप्शंस मतलब प्रेजेंटिव इनकम में और टैक्स ऑडिट में। अगर वो टैक्स में करवाना चाहता है तो क्या उसके लिए ऑप्शन है, और अगर वो प्रेजेंटिव में कराना चाहता है तो क्या उसके लिए डेट का ऑप्शन है। तो in case of opts for presumptive taxation schemes under section 44 AD, the due date would be 31 July 2024। आपको पता है एक इंडिविजुअल की रिटर्न भरने के लिए ड्यू डेट 31 जुलाई होती है, तो प्रेजेंटिव इनकम भी एक नॉन ऑडिट केस है, तो इसकी भी इनकम की डेट सेक्शन 44 AD में 31 जुलाई है, और बिजनेसमैन के लिए यानी कि इंडिविजुअल के लिए। लेकिन इन केस ही डज नॉट ऑप्ट फॉर प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम,
he is required to get his books of accounts audited, in which case the due date of filing the return would be 31st October 2024. अगर वो चाहता है कि नहीं जी मैं अपनी बुक्स ऑडिट करवाना चाहता हूँ और जितनी मेरी इनकम प्रेजेंटिव में दिखाई दी गई है उससे भी कम दिखाना चाहता हूँ, तो उसके लिए ऑडिट करवाना पड़ेगा और उसकी ड्यू डेट है 31 अक्टूबर। ठीक है, इस केस में 2024। अब देखते हैं हम टैली की बात कि भाई इसकी एंट्रीज क्या बनेगी। तो इसकी एंट्री बड़ी सिंपल है, मैंने सीधा सीधा सेल्स जीएसटी वगैरह में कोई कॉन्सेंट्रेट नहीं करा है, मैंने सीधे सीधे दिखाया है कि इनकम के बारे में। तो कैश अकाउंट डेबिट तो इनकम रिसीव्ड उसकी 14 लाख रुपए की इनकम हुई थी सीधा सीधा कैश में। ठीक है, अब देखिए उसकी कैश में इनकम हुई थी 14 लाख रुपए की। तो मैं सीधा सीधा रिसीविंग में दिखाऊंगा, सेल वगैरह में नहीं दिखा रहा हूँ मैं इसको, इनकम में दिखा रहा हूँ इसको कि मेरी इनकम रिसीव हुई थी। इसको इनकम को मैं डायरेक्ट इनकम में ले लेता हूँ, डायरेक्ट इनकम, क्योंकि ये मेरी सेल्स है, मेरी सब कुछ है, तो मैं इसको डायरेक्ट इनकम में ले लेता हूँ। तो ये मेरी जो 14 लाख रुपए की इनकम हुई थी कैश में रिसीव हुई थी, मैं इसमें क्यों दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई इस तरीके से, क्योंकि यहाँ सेक्शन 44 AD के पर्पस के हिसाब से मैं दिखा रहा हूँ। तो इनकम रिसीव्ड अपने आप में कोई हेडिंग नहीं होती क्रेडिट साइड में, जो यहाँ दिखा रखा है मैंने, ये या तो सेल होगी या कोई और इनकम होगी जो जीएसटी के साथ होगी। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए टैली में सिर्फ इनकम रिसीव्ड 14 लाख रुपए की दिखा रहा हूँ, उससे कंफ्यूज मत होना। सिर्फ मैंने ये दिखा दिया रिसीविंग में कैश अकाउंट डेबिट और इनकम रिसीव्ड डायरेक्ट इनकम है मेरी, मैंने इसको डायरेक्ट इनकम में दिखा दिया। अगर सेल होती तो वो भी आपकी डायरेक्ट इनकम ही थी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि भाई नेक्स्ट वाली एंट्री क्या कहती है। ठीक है, नेक्स्ट वाली एंट्री में हम देखते हैं कि क्या है, पीएनबी अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड। अब देखो जो हमारा ये हमारा बैंक पीएनबी है, इनकम रिसीव्ड जो मैंने कहा था ना, जो कैश के अलावा जो इनकम रिसीव हो रही चेक से या किसी और अमाउंट से जो हमारे बैंक में जमा हो रही है, तो वो है 2 करोड़ 84 लाख 50,000। तो वो है 2 करोड़ 84 लाख 50,000 पीएनबी बैंक से इनकम रिसीव हो रही है, पीएनबी बैंक बैंक में जाएगा और इनकम रिसीव डायरेक्ट इनकम में जाएगी। ठीक है, इनकम रिसीव डायरेक्ट इनकम में जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो रहा था, ये बैंक से रिसीव हो रहा था, उससे पहली वाली एंट्री कैश में रिसीव हो रही थी। ठीक है, अब इसके थ्रू हमने क्या बनाना है कि अपनी डिक्लेयर्ड इनकम बनानी है 40 सेक्शन 41 AD में। जो हमारी सेक्शन 44 AD में इनकम आई थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट इनकम अंडर सेक्शन 44 AD, एक एंट्री ये पास करोगे आप 18,19,000 रुपए की। कौन सी, जो 6% कैश की और बैंक की जितनी भी सेल करी है उसका 8%, यानी कि ये जो एंट्री है इसका 8%। एंड पीछे आ जाओ, जो भी कैश में सेल करी है, ये जो कैश में सेल करी है इसका 6%, सॉरी कैश में सेल्स करी है इसका 8%, और जो बैंक में सेल करी है, जो बैंक में सेल करी है उसका 6%, टोटल 18,90,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इनकम अंडर सेक्शन 44 AD। आप एंट्री बनाएंगे जर्नल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इनकम अंडर सेक्शन 44 AD। ठीक है जी, 44 AD इनडायरेक्ट इनकम नहीं है, ये भी डायरेक्ट इनकम है, आप इसको डायरेक्ट इनकम पे दिखा देंगे। ठीक है, आप इसको एंट्री क्या बनाई आपने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट इनकम अंडर सेक्शन 44 AD में 18,19,000 रुपए की इनकम डिक्लेयर कर दी है। तो क्लियर होगी मेरे ख्याल से तीनों एंट्री। थोड़ा सा देख लेते हैं बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भाई कि इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पे ना सेल तो हमने भले ही 2 करोड़ 98 लाख 50,000 की करी है। ठीक है, सेल हमने दो करी थी, जिसमें एक कैश की थी, एक चेक के थ्रू थी या किसी भी और मोड से थी, नेट बैंकिंग की, बैंकिंग चैनल से। लेकिन इनकम अंडर सेक्शन 44 AD में हमारे पास आई 18,19,000 रुपये की इनकम। ये 18,19,000 रुपये की इनकम जो आई है ना आपकी, इसी पर टैक्स लगेगा, और इसमें से कुछ डिडक्शंस अगर हुई तो माइनस करके हमें वो टैक्स जमा करना पड़ेगा इनकम टैक्स में। तो हमारे पास सेक्शन 44 AD क्या कहता है, सिंपल सी बात है, सेक्शन 44 AD कहता है कि अगर आपका टैक्स ऑडिट में नहीं आते हैं तो प्रेजेंटिव इनकम टैक्स में जो भी आपके पास बैंक में पैसा रिसीव हुआ है उसका 6%, और जो भी कैश में रिसीव हुआ है उसका 8% इनकम डिक्लेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अगर आप सेटिस्फाई हैं। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं उस इनकम से भी, तो आप ऑडिट करा सकते हैं, टैक्स ऑडिट,
तो टैक्स ऑडिट में जितना भी खर्चा बैठता है, पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होती है, वो आपकी हेडेक है, वो इनकम टैक्स की हेडेक नहीं है। इजी रोटेशन और इजी रोड तो यही, इजी रोटेशन तो यही है कि भाई हमने सीधा सीधा प्रेजेंट इनकम में सेक्शन 4480 में इनकम डिक्लेयर कर दी है। तो जनरली ये स्मॉल बिजनेसमैन के लिए है। मान लीजिए एक बिजनेसमैन है जिसकी टर्नओवर सिर्फ 1 करोड़ है, 50 लाख की उसके पास कैश की रिसीविंग है, 50 लाख की उसके पास बैंक की रिसीविंग है, ठीक है, तो उस हिसाब से वो सिंपली अपने 50 लाख का 8% और 50 लाख का 6% सीधा सीधा इनकम डिक्लेयर करता है, और वो नील टैक्सेबल में आ जाएगा डिडक्शन वगैरह दिखा के। उसको क्या जरूरत है अपना टैक्स ऑडिट में फीस देने का, बुक्स ऑफ अकाउंट्स अकाउंटेंट मेंटेन करने का, पूरे बुक्स मेंटेन करने का, इतना खर्चा करने का। तो कई लोगों के लिए ये स्कीम बहुत बढ़िया होती है सेक्शन 4480, और बहुत ज़्यादा चलती है। तो फ्रेंड्स, मैं अगले वीडियो में आपके लिए सेक्शन 44 से ही रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। और अकाउंटेंट, मेरे फ्रेंड्स अकाउंटेंट जो भी अकाउंटेंट बनना चाह रहे हैं, ऑलरेडी हैं, जो प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बनाता रहूँ और लाता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।